हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप लोग सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हो। इससे पहले मेरे चैनल पे और वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी। आज हमारा हिंदी में विषय है क्रिया। जिस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब को हमें इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वैसे ही हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। क्रिया मतलब कोई भी जो काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? यस, अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है। मोहन क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है हमारे क्या का आंसर मिल रहा है। लेकिन अकर्मक क्रिया देखते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, राम दौड़ता है। इसमें हमें क्या का उत्तर नहीं मिल रहा। हमें एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से पहचानना है, ठीक है। और बाकी हम लोग थोड़ा बहुत ये याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काल। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यहाँ पर हम सबसे पहले वर्तमान काल की बात करते हैं। नंबर 1 पे है हमारा सामान्य वर्तमान काल। जिससे वर्तमान समय में कार्य का होना पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। राम विद्यालय जाता है, सीता खाना बनाती है। इसमें काम वर्तमान काल में मतलब हो गया है। राम विश्वविद्यालय जाता है, नॉर्मल है ये, है ना। सेकंड इज अपूर्ण वर्तमान काल, जिससे ये पता चलता है कि कार्य जारी है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हम आईएनजी यूज़ कर लेते हैं उसके साथ, ये वो वाला है। थर्ड है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह हो, मतलब कि होगा नहीं होगा, वो वाला। वह घर पर होता होगा, राम अभी भी पढ़ता होगा, मतलब कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए इसको संदेह वर्तमान काल कहा गया है। फोर्थ है तात्कालिक वर्तमान काल, जिससे पता चले कि कार्य अभी इसी समय हो रहा है। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, वह अभी विद्यालय जा रहा है। मतलब पता चल रहा है ना कि हाँ ये जस्ट अभी अभी हुआ है, तो इसलिए इसको तात्कालिक बोला गया है। फिफ्थ इज पूर्ण वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय में कार्य के पूरा हो जाने का बोध हो। जैसे राम अपना काम कर चुका है, चुका हो गया मतलब हो गया, ठीक है। अगला है हमारा भूतकाल। यहाँ हमको भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। भूतकाल क्या होता है, जो कार्य हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सामान्य भूतकाल, जिससे कार्य के बीते समय में पूरा होने का बोध हो। मतलब हमारा पास्ट में भूतकाल में काम कंप्लीट हो गया। राम बाजार गया, सीता ने पत्र लिखा, ठीक है। सेकंड इज आसन्न भूतकाल, जिससे पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे राम अभी घर गया है, मैंने खाना खाया है। थर्ड पूर्ण भूतकाल, जिससे ये पता चले कि भूतकाल में कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। राम के आने से पहले सीता जा चुकी थी। बारिश शुरू होने से पहले किसान खेत जोत चुका था। नंबर 4 इज अपूर्ण भूतकाल, जिससे पता चले कि भूतकाल में कार्य जारी था। राम पुस्तक पढ़ रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ये। फिफ्थ इज संदिग्ध भूतकाल, जिससे भूतकाल में कार्य होने में कोई संदेह हो। जैसे वह घर गया होगा, राम ने खाना खाया होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि पता नहीं वो क्या कर रहा, अब तक वो खाना उसने खा लिया होगा राम ने, ये वाला। सिक्स्थ इज हेतु मत भूतकाल, जिससे भूतकाल में कोई कार्य हो सकता था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। यदि तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, ठीक है। थर्ड है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल जो मतलब आने वाले समय में जो होने वाला है उसको भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, जिससे भविष्य में कार्य होने का बोध हो। राम कल विद्यालय जाएगा, सीता अगले सप्ताह दिल्ली आएगी। सेकेंड संभाव्य भविष्य काल,
जिससे भविष्य में कार्य होने की संभावना प्रकट हो। शायद आज बारिश होगी, संभव है कि राम कल आए। मतलब ठीक है, हमको सोचना है कि हाँ मे भी हो सकता है। हेतु हेतु मत भविष्य काल, जिससे भविष्य में एक कार्य के होने पर दूसरा कार्य निर्भर हो। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अभी हमने इसको हेतु हेतु मद भूतकाल में भी पढ़ा है, जिसमें भी यही बात की गई है कि जो ये पहला सेंटेंस तो हो गया पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में, और सेकंड वाला हो जाता है हमारा भविष्य काल में। ठीक है, अब यहाँ से इससे रिलेटेड मैंने कुछ MCQs दिए हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथ्स। मैथ्स में आज मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ वो है परसेंटेज। परसेंटेज काफ़ी क्या कहते हैं, लेंदी वो है, पार्ट है हमारा मैथ्स का, तो इसमें हमको टाइम लग सकता है, तो इसलिए आज मैंने इसका पार्ट 1 लिया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिशत या परसेंटेज क्या होता है। किसी संख्या या राशि को 100 के आधार पर व्यक्त करना प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। परसेंटेज का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है 25% का अर्थ है 100 में से 25। परसेंटेज का मूल सूत्र होता है प्रतिशत बराबर में जितना हमको भाग निकालना है वो डिवाइड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, जिनमें से 20 लड़कियाँ हैं। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाय 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20/50 गुना में 100। तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 40। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप इसे सॉल्व कर सको। थर्ड इज परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। मान लो हमें कोई x% निकालना है, तो उस x% को निकालने के लिए x बटा में 100 कर देंगे। x क्या हो गया यहाँ पे हमारा, आपको जिस भी संख्या का परसेंटेज निकालना है वो आप ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे 100। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, देख लीजिए। मान लीजिए हमको 20% निकालना है, तो 20/100 इज इक्वल टू 0 से 0 कट गई एंड 2 5 10, तो क्या आ गया हमारा 1/5। ऐसे अगर हम 25% का निकालेंगे तो 1/4, 50% का 1/2, 75 का 3/4 एंड 10% का 1/10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस दिए गए हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको थोड़ा याद कर लें तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि कब तक ये ऐसे काट के एग्ज़ाम में निकालेंगे, बिकॉज़ इतना टाइम नहीं होता है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि हमको ये याद कर लेने चाहिए। अभी मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम करते हैं, अगर हमको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करना है। जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है उसको हमको 100 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हमें 25% का परसेंटेज निकालना है, तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो। ऊपर कितनी डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, यस 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.25। इसी तरीके से हम ये बाकी भी देख लेंगे। जैसे 125% का निकालना है तो अपॉन में 100, 100 में कितनी ज़ीरो, 2 ज़ीरो, एंड ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। ओके, चल अब हम कर लेते हैं डेसिमल को परसेंटेज में चेंज। डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको उसको 100 से गुणा करना होगा। मान लो हमको 0.5 का परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, उसको हमको 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25%। 0.5 को गुणा करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा 50%। 0.75 को करेंगे तो 75%, एंड 1.2 को करेंगे 100 से गुणा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120%। तो आगे है हमारा परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी संख्या का x% निकालने का सूत्र, x% ऑफ n इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई बाय n। तो हमें यहाँ निकालना है 25% ऑफ 400। ये हमको कैसे निकालना है, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 400। 100 से 400 कट जाएगा 4 पे, एंड 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक्स दी हुई है, देख लेते हैं एक बार।
अगर हमें 10% निकालना है तो संख्या का 10% से भाग देना है। 500 का 10%, 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 50। 5% निकालना है तो ये 10% का आधा होता है, तो 500 का 5% 25। 1% निकालना है तो संख्या को 100 से भाग करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5। 25% का संख्या का क्या होता है 1/4, तो यहाँ हम 400 का 25% निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 100। संख्या का आधा, वो हम तो संख्या को आधा भी कर सकते हैं नॉर्मली, है ना। आज का जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परसेंटेज प्रति 100, x% इज इक्वल टू x/100। परसेंटेज इज इक्वल टू जो हमें निकालना है उतना भाग बटे में कुल मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग। परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है तो भी 100 से भाग। डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे। किसी संख्या का x% इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई संख्या। यहाँ पर कुछ MCQs दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो इससे पहले मैं मेरे चैनल पर और वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, शारीरिक विकास और इन सब से आप लोग उन्हें देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। संवेगात्मक विकास क्या है। बालक में संवेगों, भावनाओं की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति, समझ तथा नियंत्रण की क्षमता का क्रमिक विकास संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेगात्मक विकास में बालक अपनी भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना, समझना तथा धीरे धीरे उन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। ये हम एग्जाम्पल छोटे बच्चों से ले सकते हैं। जब शुरू में छोटा बच्चा होता है तो वो काफ़ी रोता है, बता नहीं पाता है अपनी चीज़ें, तो वो रो कर बताता है। फिर उसको कोई चीज़ मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे समझने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें कैसे होती हैं और मुझे किस तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। नाउ लेट्स सी सम इमोशंस। हर्ष, खुशी, हैप्पीनेस, दुख, क्रोध, भय, प्रेम, आश्चर्य, ईर्ष्या, घृणा। ठीक है। संवेग और व्यवहार का संबंध। बालक के संवेग उसके व्यवहार, सीखने तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, खुशी सीखने में रुचि बढ़ाती है, भय सीखने और सहभागिता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब जान लेते हैं संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था में संवेग तीव्र होते हैं। छोटे बच्चों की भावनाएं जल्दी और तीव्रता से व्यक्त होती हैं। सेकंड, संवेगों पर नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होता है। उम्र और अनुभव बढ़ने के साथ बालक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। थर्ड, संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास होता है। परिवार, मित्र, विद्यालय और समाज के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। फोर्थ, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी बच्चे एक ही परिस्थिति में समान भावात्मक प्रक्रिया नहीं देते प्रतिक्रिया। फिफ्थ, संवेग व्यवहार एवं सीखने को प्रभावित करते हैं। बालक की भावनाएं उसके सीखने, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि परिवार का वातावरण हो गया। अगर हमारा परिवार का वातावरण ऐसा होगा कि हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहेंगे या गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, तो हमारे बच्चे का बिहेवियर भी उसी तरीके से रहेगा। मान लो वो घर पर तो कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जब वो स्कूल जाएगा तो वो वहाँ पर भी अपना यही बिहेवियर शो करेगा, है ना। माता पिता का व्यवहार, विद्यालय एवं शिक्षक, मित्र एवं साथी समूह, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, बालक के अनुभव, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को काफ़ी अफेक्ट करती हैं, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट में एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। नंबर 1, बालक को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण देना चाहिए। सेकंड, बालक की भावनाओं को समझना एवं स्वीकार करना चाहिए। थर्ड, दंड एवं अपमान के बजाय सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए। फोर्थ, बालक को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। फिफ्थ, बच्चे में आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करनी चाहिए। सिक्स्थ, बच्चों में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। 7, प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। मेनली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, चाइल्ड सेंटर्स की बात की जा रही है। ठीक है। जो हमारा क्लासरूम होना चाहिए वो टीचर सेंटर्ड ना हो करके चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमें बच्चे को ध्यान में रखकर हमारी एक्टिविटीज़, लेसन प्लान, ये सब बनाने चाहिए।
Now it's time for MCQ. So pause the video and do answer in comments. So our next subject is हिस्ट्री। हिस्ट्री में अभी हमारा मुग़ल साम्राज्य चलना है, तो आज हम मुग़ल साम्राज्य के औरंगज़ेब की बात करेंगे, जिनका शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगज़ेब का पूरा नाम अबुल मुज़फ़्फ़र मुइज़्ज़ीन मुहम्मद औरंगज़ेब था। इनको आलमगीर की उपाधि दी गई थी। इनका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। इनका वंश मुग़ल वंश, पिता का नाम शाहजहाँ, माता का नाम मुमताज़ महल। औरंगज़ेब को जब मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है, औरंगज़ेब को मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। सेकंड, उत्तराधिकारी का युद्ध। शाहजहाँ के 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब, मुराद बख्श। यहाँ पर हमको पता है कि विजय किसकी हुई? यस, औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। नंबर 1, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगज़ेब ने अपने विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। सेकेंड, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को पराजित किया। थर्ड, देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ। दारा शिकोह की अंतिम निर्णायक हार हुई। फोर्थ, सत्ता पर अधिकार। 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। 1659 ईस्वी में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। यहाँ पर कुछ एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लेते हैं। औरंगज़ेब को किसकी उपाधि से वो सम्मानित किया गया था? यस, आलमगीर। शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था। आप ये सब रिवाइज कर लेना, है ना? तो ठीक है, अब हम जानते हैं औरंगज़ेब की धार्मिक नीति एवं दक्षिण भारत। कहते हैं औरंगज़ेब ना धार्मिक से ना बहुत असहिष्णु था हिंदुओं के लिए। उसने हमारे यहाँ हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर तुड़वाए, हिंदुओं का दमन करना चाहा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। नंबर 1, धार्मिक नीति। औरंगज़ेब ने अपेक्षाकृत रूढ़िवादी धार्मिक नीति अपनाई। 1679 ईस्वी में उसने जजिया कर को पुनः लागू किया। उसके शासनकाल में कुछ मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए गए। 1675 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया। फतवा-ए-आलमगीरी के संकलन को औरंगज़ेब ने संरक्षण दिया। सेकंड, दक्षिण भारत की नीति। औरंगज़ेब के शासन का बड़ा हिस्सा दक्कन के युद्धों में बीता। मराठों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के साथ मुगलों का संघर्ष जारी रहा। बीजापुर को 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। थर्ड, दक्कन के युद्धों का प्रभाव। लंबे युद्धों से मुगल खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव पड़ा। मराठों की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। लगातार युद्धों ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। औरंगज़ेब के साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन एवं उसकी मृत्यु। नंबर 1, मुगल साम्राज्य का विस्तार। औरंगज़ेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सबसे अधिक हुआ। उसके शासन में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों पर मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ। बीजापुर और गोलकुंडा के विलय के बाद दक्कन में मुगल साम्राज्य का प्रभाव और बढ़ा। सेकंड, प्रशासन एवं शासन। औरंगज़ेब ने प्रशासन में इस्लामी कानूनों को अधिक महत्व दिया। फतवा-ए-आलमगीरी का संकलन उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में माना जाता है। लंबे दक्कनी युद्धों के कारण प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता गया। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन हो गया। थर्ड, साम्राज्य पर प्रभाव। लगातार युद्धों से मुगल खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। लंबे समय तक चलने वाले दक्कन के युद्धों से सेना और संसाधनों पर दबाव पड़ा। मराठों का प्रतिरोध जारी रहा। औरंगज़ेब के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होने लगी। फोर्थ, मृत्यु। इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। मृत्यु का स्थान था अहमदनगर। इनकी समाधि फुल्दाबाद महाराष्ट्र में है। मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे तेज होने लगा। इसके बाद औरंगज़ेब के बाद क्या था, कुछ ऐसे शासक आए जो कि मुगल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। यहाँ तक कि जो इनका अंतिम शासक था, यूँ कहा जाता है कि उसको उन्हीं के महल में, जहाँ पर वो राजा शहंशाह
वो सज़ा सुनाते थे, वहीं पर अंग्रेज़ों के सामने उनको खड़ा किया गया, लास्ट जो इनके मुग़ल साम्राज्य के वो थे शहंशाह। हेयर आर सम MCQ, सो वीडियो को पॉज करके इनके आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो आज हमारा इंग्लिश में होने वाला है रूल 9। इससे पहले सभी रूल्स मैंने मेरे चैनल पे शेयर कर दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो रूल 9 है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें क्या कह रहा है ये, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन है तो हमें क्या करना है। जब वाक्य वर्तमान की ऐसी काल्पनिक या अवास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है जो वास्तविक नहीं है, तब हमें क्या करना है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वॉज नहीं लेना है बस, एक्सेप्ट वॉज, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका रूल है, इफ़ क्लॉज की जगह सिंपल पास्ट, जब इफ क्लॉज होगा तो सिंपल पास्ट V2 लेना है, वॉज के स्थान पर वर्ब का प्रयोग होगा, और जो हमारा मेन क्लोज होगा वहाँ क्या आएगा, वुड प्लस V1। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, यदि मैं अमीर होती तो गरीबों की मदद करती। सेकेंड, इफ़ शी स्टडीड हार्ड शी वुड पास द एग्ज़ाम, यदि वह मेहनत से पढ़ाई करती तो परीक्षा पास कर लेती। थर्ड, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न इंग्लिश, यदि मेरे पास अधिक समय होता तो मैं अंग्रेज़ी सीखता। यहाँ कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। इफ़ यू सॉ अ टाइगर वट वुड यू हैव डन, यहाँ पर क्या एरर है, वट हैव डन नहीं आएगा, वट हैव डन की जगह क्या आएगा, वुड डू। सो सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। इफ़ यू सॉ अ टाइगर वट यू डू, ओके, क्योंकि यह प्रेजेंट अनरियल कंडीशन है। सेकेंड इज, ये हमें क्विक ट्रिक दी गई है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट अनरियल क्या आएगा, इफ प्लस V2 वुड प्लस V1, है ना। एंड वन स्पेशल रूल इज, वॉज की जगह वर्ब का प्रयोग करें। इफ़ आई वॉज यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, नो दिस इज रॉन्ग। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, येस दिस इज राइट। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये पहला पार्ट है हमारा, जहाँ पर हमको V2 लेना है, वॉज नहीं लेना है, और जो इसके बाद कॉमा के बाद आएगा उसमें हमको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 लेना है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब देखते हैं क्या है हमारा पास्ट अनरियल इमेजिनरी कंडीशन। जब वाक्य भूतकाल की ऐसी स्थिति में व्यक्त हो जो वास्तव में नहीं हुई, तब पास्ट अनरियल कंडीशन का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। इफ क्लॉज तो हैड प्लस V3, मेन क्लॉज वुड हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यदि मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं परीक्षा पास कर गई होती। इफ़ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव सक्सीडेड, यदि उसने मेहनत की होती तो वह सफल हो गई होती। इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हेल्प यू, यदि तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करती। कुछ एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ आई हैड टेकन द एग्ज़ाम लास्ट ईयर आई वुड बी अ गारंटीड ग्रेजुएट बाय नाउ, तो यहाँ पे वुड बी की जगह क्या आएगा, येस वुड हैव बीन आएगा। सो व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, येस इफ़ आई हैड टेकन द एग्ज़ाम लास्ट ईयर आई वुड हैव बीन अ ग्रेजुएट बाय नाउ। यह पास्ट अनरियल कंडीशन को दर्शाता है। इसका क्विक ट्रिक देख लेते हैं। इफ़ प्लस हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। प्रेजेंट वर्सेस पास्ट का रिवीजन देख लेते हैं। प्रेजेंट अनरियल में क्या होता है, इफ़ प्लस V2 एंड वुड प्लस V1। पास्ट अनरियल में इफ़ प्लस हैड प्लस V3 एंड वुड हैव प्लस V3, है ना। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ MCQs दिए हुए हैं, सो पॉज द वीडियो एंड डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिक जीके। आज हमारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है वो रहने वाला है भारत के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। प्रमुख भारतीय त्यौहार, दीपावली प्रकाश का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार, दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय, नवरात्रि देवी उपासना, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव, महाशिवरात्रि भगवान शिव की उपासना, रथ यात्रा ओडिशा पुरी। प्रमुख फसल उत्सव है पोंगल, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में, बैसाखी पंजाब और हरियाणा में, बिहू
असम में, नुआखाई ओडिशा में एंड मकर संक्रांति भारत के विभिन्न भागों में। और प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में। तो यहाँ पर परीक्षा के महत्वपूर्ण कुछ मिलान दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, सूरजकुंड मेला हरियाणा, पुष्कर मेला राजस्थान, गोवा कार्निवल गोवा, मैसूर दशहरा कर्नाटक, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, है ना। ठीक है, तो चलिए आज ये हमारा यहाँ पर होता है आज का सेशन एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और ऐसे ही पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है टीचिंग करियर 777। हर हर महादेव।